हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के शानदार लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक शानदार टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे? गैसों की द्रवों में विलेयता। आज हम गैसों को द्रवों में घोलेंगे और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ठोसों की द्रवों में विलेयता। हमने ठोसों को द्रवों में घोला था। आज हम गैसों को द्रवों में घोलेंगे और जो भी अच्छी बातें उनसे निकलेंगी उन्हें हम एक एक कर निकाल कर आपको बताएंगे। गैसों की द्रवों में विलेयता, इसका मतलब क्या है कि हम किसी ना किसी गैस को किसी ना किसी द्रव में मिला रहे हैं। जब आपसे कहा जाए कि गैसों की द्रवों में विलेयता, तब आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए गैस प्लस द्रव। ऐसा कुछ जरूर होता होगा गैस प्लस द्रव, जिसके लिए ही हमें ये विलेयता निकालनी है। तो आपको क्या याद रहेगा? गैस प्लस द्रव। अब गैस जैसे मान लीजिए CO2 है और जल ये द्रव है, तो यहाँ पर जल ले लेते हैं, तो CO2 प्लस जल। ऐसे ही कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जरूर चलना चाहिए गैस प्लस द्रव के संबंध में। गैस क्या है और द्रव कुछ भी आप ले सकते हैं, फिर उससे आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। ये एग्जाम्पल याद रहेंगे तो इसमें समझने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गैस प्लस द्रव की बात कर रहे हैं। गैस प्लस द्रव में हमने एग्जाम्पल ले लिया CO2 प्लस H2O। गैसों की द्रवों में विलेयता को सिंपल वे में अगर हम समझें तो गैसों की द्रवों में विलेयता का मतलब ये है गैसों की द्रवों में विलय होने की क्षमता। विलय होने की क्षमता किसकी? गैसों की। गैस द्रव में कितनी घुलती है, कितनी नहीं घुलती है, कैसी क्षमता है उसकी, यही हम पढ़ते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता के बारे में। पहला पॉइंट इसका समझते हैं, बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। गैसों की द्रवों में विलेयता एक निश्चित सीमा तक होती है। ये पॉइंट आपके अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक बर्तन है ये, और हम बात करते हैं CO2 प्लस H2O की, इसीलिए हम हर जगह एग्जाम्पल में क्या रखते हैं, क्या रख लेंगे? CO2 प्लस H2O, जिससे आपको एक एग्जाम्पल से समझने में कभी दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या भरा है, यहाँ पर क्या है? H2O भरा है। ये बात है द्रव की। अब गैस लेनी हमें, तो गैस कोई सी है? CO2। ये गैस के पार्टिकल हैं, CO2 गैस है। हम क्या कर रहे हैं? CO2 गैस को H2O अर्थात जल में घोलना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दाब लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, ये जो गैस के अणु हैं ये और नीचे खिसकते चले आएंगे और कहाँ पर आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। ये गैस के अणु यहाँ पर आ जाएंगे और हमारी गैस घुलने लगेगी। ये बात है घोलने की। अब गैस जब घुलेगी तब क्या होता है? एक निश्चित सीमा तक घुलती है, निश्चित सीमा तक घुलती है। कैसे? अगर आपने इसमें गैस घोली, गैस घुलती गई, एक ऐसी लिमिट आएगी कि अब गैस घुलना बंद कर देगी, गैस अब नहीं घुलेगी। अब क्या होगा? अब आपने जिस तरह से, अब ये जो गैस घुली हुई है, अब ये क्या हो गया? ये गैस और जलना रहकर ये क्या हो गया? ये गैस और जलना रहकर ये बन गया H2O प्लस CO2 का मिश्रण। ये इसे हम केवल H2O अब नहीं बोलेंगे और ना ही केवल CO2 बोलेंगे। अब क्या हो गया? ये H2O प्लस क्या हो गया? CO2। ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण मिल गया हमें। अब अगर हम चाहते हैं, ये यहाँ पर लिमिट कैसी हो गई? लिमिट यहाँ पर पूरी हो गई, जितनी घुलनी थी अब घुल गई, अब इससे ज़्यादा गैस नहीं घुलेगी। ये क्या हो गया? यहाँ पर लिमिट पूरी हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को समझने के लिए निश्चित सीमा तक घुलती है और गैस घोलते हैं। मान लीजिए ये पार्टिकल हैं गैस के, इन्हें हमने क्या करा और दाब लगाया। हमने ये करने का प्रयास किया कि ये गैस और घुल जाए। तब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो गैस के पार्टिकल हैं ये केवल और केवल पार्टिकल के ही रूप में रहते हैं। ये जैसे होते हैं ऊपर, यहाँ पर वैसे ही यहाँ रहते हैं। मतलब कि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि ये मिश्रण तो पहले से ही था और यहाँ पर केवल और केवल CO2 के अणु होंगे, ना कि अब फिर से इसमें अब केवल और केवल यहाँ पर CO2 के उतने अणु थे जितने कि हमने पहले घोल दिए थे। और लिमिट पूरी होने के बाद क्या होगा?
गैस के जैसे अणु पहले थे आपने अगर उसमें डाले हैं वैसे ही रहेंगे, कभी भी जल में नहीं घुलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गैस जितनी घुलनी थी वो घुल गई। अब तुम जितनी गैस उसमें प्रवेश कराओगे वो केवल गैस ही रहेगी, ना कि इस तरह से मिश्रण बनाएगी। तो ये निश्चित सीमा तक घुलती है, एक सीमा के बाद गैस घुलना बंद हो जाती है। अब क्या करेगा, ये जो H2O प्लस CO2 का मिश्रण है ये इस गैस को अवशोषित करने लगेगा, लेकिन कभी भी ये गैस इसमें घुलेगी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी घुलनी थी उतनी घुल गई। अब ये जो आप और एक्स्ट्रा करा रहे हैं, एक्स्ट्रा एंटर करा रहे हैं, ये गैस अवशोषित होती चली आएगी, कभी भी मिश्रण में कभी भी घुलेगी नहीं। अर्थात हमारी लिमिट पूरी होने के बाद गैस घुलती नहीं है, उसका क्या कर लिया जाता है, उसका अवशोषण कर लिया जाता है। इसीलिए जो विलेयता होती है, घुलने की क्षमता होती है, गैस की द्रव में घुलने की क्षमता अर्थात CO2 की यहाँ पर जल में घुलने की क्षमता है, वो कहाँ तक है, एक निश्चित सीमा तक है। एक निश्चित सीमा तक गैस की द्रवों में विलेयता होती है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जल में घुली O2 जलीय जीवों को जीवित रखती है। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, वैसे ही होता है O2 प्लस H2O। आपको अगर हम बताएं कि गैस प्लस द्रव का मिश्रण आपने कहीं देखा होगा तो आपको बहुत ही सरप्राइज लगेगा कि हमने तो कहीं नहीं देखा है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। कहाँ पर होती है, आप जानते हैं कि जितने भी तालाब होते हैं उनमें मछलियां होती हैं, वो श्वसन करती हैं, है ना बात। सभी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करती हैं। रहती कहाँ हैं वो मछलियां, कहाँ रहती हैं, मछलियां रहती हैं पानी में। अब पानी में जब रहती हैं तो गैस कहाँ से लेंगी, गैस भी पानी से ही लेंगी। गैस कहाँ से लेंगी, ये पानी है और इसमें ये गैस के अणु होते हैं O2, तो O2 प्लस H2O ये भी हमें देखने को मिलता है। तो जो गैस घुली होती है O2 किस में घुली होती है, जल में, तालाबों में होती है। जो जलीय जीव जैसे मछली हैं उन्हें जीवित रखती है, क्योंकि उन्हें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और ऑक्सीजन गैस कहाँ से लेती हैं, वो समुद्र या तालाब में घुली हुई गैस ऑक्सीजन है, वहीं से अपनी श्वसन की क्रिया पूरी करती हैं। तो हमने गैस और द्रव के दो उदाहरण बताए थे। गैस प्लस द्रव में क्या था, O2 प्लस H2O जो मछलियों के लिए आवश्यक होता है, CO2 प्लस H2O। इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। CO2 प्लस H2O बहुत ही आपको डीपली इसके बारे में ले जाएंगे। अभी पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं। अब किसी द्रव में गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अवशोषण गुणांक क्या होता है, हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि गैस जितनी घुलनी थी वो घुल जाती है, H2O प्लस CO2 का मिश्रण बन जाता है। अब क्या होता है, अब गैस एक लिमिट पूरी होने के बाद घुलना बंद कर देती है। फिर क्या होती है, गैस अवशोषित कर ली जाती है। फिर गैस अवशोषित कर ली जाती है, अवशोषित की जाती है, ना कि गैस घुल जाती है। ये है लिमिट पूरी होने के बाद की कहानी। अगर गैस नहीं घुलती है अर्थात अवशोषित होती है, इसीलिए हम गैसों की विलेयता को किससे प्रदर्शित करते हैं, अवशोषण गुणांक से। अवशोषण गुणांक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्ब कितनी गैस की जाती है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को हम समझेंगे। बर्तन है, सिंपल सी बात है, जल है, वही सेम टू सेम है, बस आपको फिर से एक बार समझाने के लिए जल है। अब क्या है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो घोलेंगे हम, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इसके अणु हैं। एग्जाम्पल हम इसीलिए CO2 प्लस H2O का लेते हैं, जिससे आपको कभी भी दिक्कत ना हो समझने में। आप O2 भी ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि गैस प्लस द्रव की बात है तो गैस भी कोई सी हो सकती है और द्रव भी कोई सा हो सकता है। अब क्या है कि हमें इसे अपनी भाषा में समझना है, फिर हम इसकी परिभाषा को क्लियर करेंगे। गैस को जब हम जल में घोल रहे हैं, उस जल का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। अब मान लीजिए इसका आयतन एकांक है, इकाई है। एकांक को हम लिखते हैं 1 से और आयतन को लीटर से। आयतन का मात्रा क्या होता है, लीटर से। एकांक आयतन का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर। 1 लीटर H2O है, उसमें हमें गैस घोलनी है। अब हमें अवशोषण गुणांक के बारे में पढ़ना है, गैस के अवशोषण होने का गुणांक। अब गैस जब इसमें
घुली जाएगी, एक क्षमता के बाद नहीं घुलेगी, फिर वो अवशोषित करने लगेगी। ये H2O है, इसे अवशोषित करेगा, ना कि घुलेगी गैस। जब अवशोषित करेगा, जब लिमिट पूरी हो जाएगी, उस गुणांक को हमें समझना है। तो इस गैस का जल के एकांक आयतन, मतलब यहाँ पर ये जो जल है वो क्या है, जल क्या है, विलायक है। जल क्या है, विलायक, क्योंकि जल में गैस घोल रहे हैं। विलायक का आयतन कितना है, एकांक। विलायक का आयतन कितना है, एकांक। एकांक आयतन में ये जो गैस घुली है इसका एनटीपी पर निकाला गया आयतन। अब एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। बहुत ही सिंपल सी बात है, सामान्य ताप दाब। क्या होता है, सामान्य ताप दाब। मजा आने वाला है। सामान्य ताप दाब का मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। बहुत अच्छे से पता होगा। और टेम्परेचर को हम लेते हैं कांस्टेंट। अब इसकी डेफिनेशन मज़े से बना लेंगे, क्या होती है, इसका आयतन जो होगा दोस्तों वो हम इसी कंडीशन पर निकालेंगे, इसी कंडीशन पर निकालेंगे। ये क्रिटिकल कंडीशन है केवल इसी के लिए, अल्फा के लिए। अवशोषण गुणांक जो एब्सॉर्प्शन कॉफिशिएंट है, इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना हमेशा अल्फा से। अब सामान्य तापदाब अर्थात एनटीपी पर हमें समझना है। एनटीपी पर इसका जो वॉल्यूम है, उस एनटीपी पर इसका निकाला गया आयतन है, वही अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसका जितना आयतन होगा वो हम किस पर निकालेंगे, एनटीपी पर। अब एनटीपी पर क्या, दाब केवल 1 एटमॉस्फेयर और ताप नियतांक कांस्टेंट। बस इतनी सी बात है। अब हम इसे अच्छे से समझेंगे। किसी निश्चित ताप व 1 एटमॉस्फेयर दाब पर। मज़ा आ रहा है, बता चुके हैं। एनटीपी पर है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर है, इस पर ताप कांस्टेंट और दाब कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, पता है ना सबको। तो निश्चित ताप व 1 एटमॉस्फेयर दाब पर विलायक के इकाई आयतन में। आया ना मजा। H2O को हमने पहले ही 1 लीटर लिया था। H2O का आयतन कितना था, 1 लीटर है। अब विलायक है, H2O विलायक है, इसीलिए विलायक ले लिया। विलायक के एकांक आयतन में 1 लीटर आयतन लेते हैं हमेशा। एकांक आयतन में घुली हुई गैस का पहले यहाँ तक समझिए। घुली हुई गैस कौन सी है, मानी थी हमने, CO2। इसका एनटीपी पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। मज़ा आ गया। एनटीपी पर निकाला गया आयतन, इसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये तो है 1 लीटर था, अगर हमने इसमें 2 ml गैस घोली है, यही अवशोषण गुणांक है, यही अल्फा है। और कौन सी कंडीशन हम बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं, एनटीपी की हम बहुत ही वैल्यू करते हैं। एनटीपी पर 1 लीटर में 2 ml गैस घुली है तो अवशोषण गुणांक 2, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है कि सामान्य ताप व 1 एटमॉस्फेयर दाब पर, सामान्य ताप 1 एटमॉस्फेयर दाब पर कांस्टेंट हमें रखना है क्या, टेम्परेचर स्थिर रहेगा। हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब विलेयता को पढ़ते हैं तब क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब स्थिर ताप पर 1 एटमॉस्फेयर दाब पर विलायक के एकांक आयतन में, विलायक का आयतन एकांक लेते हैं। विलायक के एकांक आयतन में घुली गैस का एनटीपी पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी बात है। ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, गैस कैसे घुलती है द्रवों में, गैस कब तक घुलती है, गैस कब घुलेगी या नहीं घुलेगी, कितनी घुलेगी और कैसे घुलेगी, कब घुलेगी, ये बात हम आपको बताएंगे। ये सारे प्रश्न आपके माइंड में चल रहे होंगे। अब इनके लिए एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हेनरी भाई साहब ने नियम दिया, मज़ा आ गया उसमें। उस नियम को हम अब क्लियर करेंगे। गैस कब घुलती है, कैसे घुलती है, कैसे हमें गैस ज़्यादा घोलनी है, जब हम ज़्यादा घोलेंगे तब क्या करेंगे, गैस को हमें कम घोलना है तब क्या करेंगे। अब हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के बारे में, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ा भी आने वाला है आपको दोस्तों। तो चलते हैं हेनरी के नियम की ओर। ये नियम दिया था हेनरी वैज्ञानिक, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। क्या नियम था, इसे समझने से पहले हम आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात क्या है वो हम आपको बताएंगे। उसे समझने के बाद आपको हेनरी का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इस नियम को हम पहले अपने आप से समझते हैं। ये कोई बर्तन है, इसमें क्या घुला हुआ है,
गैसों की द्रवों में विलेयता के लिए ये नियम लागू होता है। इसीलिए हमने आपको पहले ना पढ़ाकर ये हेनरी का नियम डायरेक्ट भी हम आपको करा सकते थे। गैसों की द्रवों में विलेयता के बारे में इससे संबंधित ही नियम था, इसीलिए हम आपको डायरेक्ट भी करा सकते थे। लेकिन हमने क्या करा, आपको बताया ये नियम गैस प्लस द्रव के लिए लागू होता है, जिसमें हम CO2 ले सकते हैं, H2O द्रव ले सकते हैं, ये सब आपको बताया। अवशोषण गुणांक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन हमने आपको सब बताया। अब क्या करते हैं, बताया इसलिए क्योंकि आपको अगर कुछ भी डाउट रह जाता है, वो डाउट अगर आपका दूर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें आप अवशोषण गुणांक कहीं पढ़ते हैं, अगर आप समझते हैं कि अवशोषण गुणांक कोई ऐसी चीज़ है जो हमें यहाँ पर नहीं बताई गई थी, इसीलिए हम किसी मतलब टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहते, बाकी तो सब बढ़िया है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, H2O, इसमें हम घोल रहे हैं CO2 गैस। CO2 गैस बहुत अच्छी गैस है, CO2 बार बार काम आती है हमारे। CO2 गैस घोल रहे हैं, घोलने का मतलब क्या है, हम इधर ला रहे हैं इसे। अब यहाँ पर एक समझने लायक बात है कि हम गैस के ऊपर दाब लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, गैस के ऊपर। इस तरह से अगर हम दाब लगाएंगे तो गैस किस में घुलेगी, जल में घुलेगी। अगर हम यहाँ पर गैस ज़्यादा मात्रा में घोलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाब और ज़्यादा दाब लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गैस को और ज़्यादा घोलना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए ये वाले जो अणु हैं गैस के, ये आ गए द्रव में। अब क्या है, ये गैस के अणु हैं, ये घुल गए। अब ये जो ऊपर वाले अणु हैं और अणु हैं गैस के, हम चाह रहे हैं और घुल जाए गैस, तब हमें क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा दाब लगाना पड़ेगा, प्रेशर और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अर्थात अगर हम गैस की मात्रा को ज़्यादा करना चाहते हैं, गैस की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, W, अगर हम चाहते हैं कि गैस और ज़्यादा द्रव में घुले, गैस की मात्रा और बढ़े द्रव में, गैस खूब घुले, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खूब दाब भी तो लगाना पड़ेगा, ज़्यादा दाब लगाना पड़ेगा। अगर हमें ज़्यादा मात्रा चाहिए, ज़्यादा गैस घोलनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अर्थात अगर हमें W बढ़ाना है तो हमें P भी बढ़ाना पड़ेगा। आया ना मज़ा। अगर हमें गैस ज़्यादा घोलनी है तो दाब ऊपर से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे उतनी ज़्यादा गैस घुलती जाएगी। यही नियम था हेनरी भाई साहब का, यही था हेनरी लॉ। बस अगर आपको यहाँ से बताते तो थोड़ी दिक्कत होती, यहाँ से बताया जो पहले से रिलेट था, मज़ा आ गया आपको। क्या है, ज़्यादा दाब लगाया, गैस ज़्यादा घुलेगी, सिंपल सी बात है। जितना दाब लगाओगे गैस उतनी तो घुलेगी। अगर आपको कम गैस घोलनी है, थोड़ा सा दाब लगाया, थोड़े अणु इसमें अंदर आए और क्या करा, घुल गए। अब क्या होगा, अगर आपको ज़्यादा करने हैं, ये वाले अणु भी करने, दाब और ज़्यादा लगाने पड़ेगा और ये भी अणु घुल जाएंगे। अर्थात अगर मात्रा हमें गैस की बढ़ानी है, द्रव में अगर हमें ज़्यादा गैस घोलनी है, द्रव में अगर गैस की मात्रा बढ़ानी है, तो हमें दाब भी बढ़ाना पड़ेगा। दाब को अगर कम करेंगे तो बात नहीं बनेगी, कम करेंगे तो गैस कम घुलेगी। सीधी सी बात है, गैस ज़्यादा घोलनी है तो दाब बढ़ाना पड़ेगा। अब यही बात यहाँ पर लिखेंगे बहुत ही अच्छे वे में। क्या है, पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं, मज़ा आ जाएगा इस परिभाषा को पढ़ते हुए। किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। पकड़ लिया बिल्कुल इसे हमने। दाब अगर लगाएंगे ज़्यादा तभी गैस ज़्यादा घुलेगी। मात्रा बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अर्थात अगर W बढ़ाएंगे तो हमें P भी बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। W समानुपाती P, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। समानुपाती का चिन्ह लगा है तो इसके हिसाब से हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब K लगा लिया और P लिख लिया। अब ये नियम हेनरी भाई साहब ने दिया, बहुत मेहनत करके बताया था। हमने तो यहाँ पर बहुत कम मेहनत करके समझ लिया, इन्होंने इस नियम को बताने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी। इसीलिए इनके सम्मान में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट में H लगा देते हैं। ये KH क्या होता है, KH को ही हम बोलते हैं हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक ये KH होता है।
मज़ा आ गया यहाँ तक? क्लियर है सब? W बराबर KHP। W अगर बढ़ानी है, इसमें और ज़्यादा मात्रा घोलनी है, तब हमें दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको पहले अलग से बताया, जिससे आपको ये परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मज़ा आ गया यहाँ पर? हिंदी नियतांक यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, अब कुछ और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब आप यहाँ पर W और P से एक और मज़ेदार बात निकालने वाले हैं। W और P इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है? समानुपाती का। इन दोनों में समानुपाती का संबंध होता है। अब देखो, अगर हमें गैस की मात्रा ज़्यादा घोलनी है, अगर हमने गैस की मात्रा ज़्यादा घोल दी, यहाँ पर हमने गैस की मात्रा ज़्यादा घोल दी, अब क्या होगा? अगर हम मात्रा इसकी ज़्यादा घोलेंगे, इसका मतलब क्या है कि इसका मोल अंश ज़्यादा हो जाएगा। इसका H2O प्लस CO2 जो मिश्रण बना है, इसमें क्या हो जाएगा? मोल अंश ज़्यादा हो जाएगा। अब क्यों ज़्यादा हो जाएगा ये हम आपको बताएंगे। किसका ज़्यादा हो जाएगा ये बात आपको याद रखनी है। CO2 का। गैस है ना, CO2 गैस है। इसीलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर CO2 ले लेते हैं। हमने कहा CO2 प्लस H2O ये हमारे बहुत साथ काम आने वाले हैं, इसीलिए हम CO2 गैस लेते हैं। अब यहाँ पर CO2 गैस का मोल अंश ग्रो कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? गैस की मात्रा हमने ज़्यादा घोल दी, और ज़्यादा घोल दी, खूब दाब भी लगाया, गैस की मात्रा भी ज़्यादा घोली। अब मोल अंश क्यों ज़्यादा हो जाता है? मोल अंश का मतलब क्या है? हमने आपको बताया था कि किसी विलयन में ये जो विलयन बनता है, ये विलयन कैसा होता है? गैसीय विलयन होता है। गैस प्लस द्रव का विलयन होता है। विलयन होता है, क्लियर है? विलयन होता है। अब इस विलयन में अंश जिसका ज़्यादा है, अगर मोल अंश ज़्यादा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि उसकी मात्रा ज़्यादा है। ज़्यादा है, जैसे अगर आपके क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं, 50 छात्र हैं, उसमें से क्या है 30 बॉयज़ हैं और बाकी बची हुई 20 गर्ल्स हैं, तो इसमें किसका अंश ज़्यादा हुआ? किसका ज़्यादा हुआ? लड़कों का ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो संख्या में 30 हैं, और लड़कियों का कम, क्योंकि वो संख्या में 20 हैं। अब गैस की मात्रा हमने ज़्यादा बढ़ा दी। अब ज़्यादा बढ़ा दी मतलब लड़कों की मात्रा ज़्यादा है, लड़कों का अंश ज़्यादा है। इसी प्रकार गैस की मात्रा ज़्यादा हो गई तो गैस का अंश ज़्यादा हो जाएगा, गैस का मोल अंश ज़्यादा हो जाएगा। मोल अंश का मतलब क्या है कि विलयन में उसका अंश मात्रा ज़्यादा हो गई। अब मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? उसका अंश बढ़ जाएगा विलयन में उसकी पावर बढ़ जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी। अब मोल अंश उसका ज़्यादा हो गया, ग्रो कर गया मोल अंश। अब क्या है कि W की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? X लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर नियतांक भी तो लगाना हमें। X क्या है? मोल अंश है। किसका है? गैस का। गैस की मात्रा बढ़ाएंगे तब मोल अंश भी बढ़ेगा, अर्थात ये जो W है ये मोल अंश को बताता है। W मात्रा बढ़ाई तो उसका अंश भी बढ़ा, इसीलिए इसे मोल अंश लिख लिया। और इन समानुपाती में ये P है, ये ऐसे ही रखा। अब यहाँ से एक फार्मूला निकाल सकते हैं, ये फार्मूला बना सकते हैं, ये काम आ जाएगा हमारे। यहाँ पर X अनुक्रमानुपाती P है। अब वही बात करते हैं कि P, या ऐसे लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा कर लिया, इधर ले आए, सीधा लिख लिया इसे। अब ये हो गया P अनुक्रमानुपाती X। इसका मतलब क्या है ये भी जान लो। अगर दाब बढ़ाएंगे तो मोल अंश उस गैस का बढ़ेगा, मोल अंश बढ़ेगा, इसका मतलब गैस का अंश बढ़ेगा, अंश बढ़ेगा तो मात्रा बढ़ेगी। बात वही है, यही वाली बात यहाँ पर है, यही वाली है, लेकिन थोड़ा अच्छे ढंग में हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, वही काम है हमारा, एक ही काम है, बस समानुपाती हटाएं, कांस्टेंट लगाएं। हेनरी भाई साहब के सम्मान में KH लिख लेते हैं। P बराबर KH इंटू X, W बराबर KH इंटू P। मज़ा आ गया दोस्तों। इन दोनों फार्मूलों को हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। W बढ़ाओ, अगर W बढ़ानी है हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर प्रेशर हमने लगा दिया, मात्रा ज़्यादा घोल दी, सिंपल वे में समझो, मात्रा ज़्यादा घोल दी। मात्रा ज़्यादा घोलने का मतलब क्या है? गैस का अंश ज़्यादा हो गया। अब अंश ज़्यादा हो गया तो मोल अंश ज़्यादा हो गया, सीधी सी बात है, मोल अंश ज़्यादा हो गया। अब ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, कभी नहीं भूलने हैं कि P बराबर KH इंटू X। अगर आपको ये याद रहता है, ये दोनों फैक्ट याद रहते हैं कि अगर हमने दाब ज़्यादा लगाया तो मात्रा ज़्यादा घुलेगी, ये याद रहा।
दाब ज़्यादा लगाया, मात्रा ज़्यादा घुली, अंश ज़्यादा हो गया तो मोल अंश ज़्यादा हो गया। दाब अगर हमें ज़्यादा लगा दिया तो क्या होगा, गैस की मात्रा ज़्यादा घुल जाएगी, मात्रा ज़्यादा घुल जाएगी। मात्रा का मतलब क्या है, अंश उसका ज़्यादा हो जाएगा, और अंश का मतलब क्या है कि अगर अंश ज़्यादा हो गया तो उसका मोल अंश विलयन में ज़्यादा हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप समझो कि दाब ज़्यादा लगाया, मात्रा ज़्यादा घुली, अंश ज़्यादा हुआ और मोल अंश ज़्यादा हो गया। इसलिए हम दाब अनुक्रमानुपाती x लिखते हैं, P अनुक्रमानुपाती x, ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा कर KH कांस्टेंट लगाते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। सिंपल सी बात है, ये जो हमने आपको समझाया ये याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। बहुत बहुत अच्छा नियम है ये हेनरी का, इसे पढ़ते भी मज़ा आएगा और इसे अपनी डेली लाइफ में समझने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन गैस और जल का मिश्रण आपने अभी तक नहीं देखा है, अभी तक सुना नहीं, देखा तो बहुत होगा, तो समुद्र या जो तालाब में होता है H2O प्लस O2 का मिश्रण, अगर हम यहाँ पर CO2 प्लस H2O का मिश्रण लेते हैं या O2 प्लस H2O का मिश्रण लेते हैं तो गैस प्लस द्रव की बात होती है। इसीलिए ये जो नियम है हेनरी का नियम, हेनरी भाई साहब ने एक जो नियम दिया था वो किसके लिए लागू होता है, गैस प्लस द्रव के लिए। ये आपको याद रखना है, ये नियम गैस प्लस द्रव के लिए लगेगा। अगर यहाँ पर हम घोल देते हैं NaCl घोल दिया, अब NaCl तो ठोस है, अब ये द्रव है, जल द्रव है, तो कौन सी विलेयता हो जाएगी, ठोसों की द्रवों में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। और जो गैस अगर द्रव में घुल रही है उसके लिए आज चल रही है क्लास। अब हम हेनरी के नियम को अच्छे से पकड़ चुके हैं। दाब ज़्यादा लगाएंगे, मात्रा ज़्यादा घुलेगी, अंश ज़्यादा हो गया तो मोल अंश ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इसे और बढ़ाते हैं आगे, अपने इस बढ़िया से हेनरी के नियम को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम हेनरी के नियम का ग्राफ बनाना चाहें इस फार्मूले से कि P अनुक्रमानुपाती x मतलब दाब बढ़ाएंगे तो गैस का मोल अंश बढ़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अगर हम हेनरी के नियम के लिए अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो किस तरह से बनेगा। सिंपल है दोस्तों, ये x और y अक्ष हो गई, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, और क्या है कि एक पर हम x अक्ष पर क्या लेते हैं, P ले लेते हैं अर्थात दाब ले लिया, और y अक्ष पर क्या ले लिया हमने, मोल प्रभाज ले लिया। इसे x को मोल अंश बोलते हैं या मोल प्रभाज। तो मोल अंश हम किस पर लेते हैं, मोल अंश y पर, और हमने x अक्ष पर क्या ले लिया, P ले लिया अर्थात दाब ले लिया। ये x अक्ष है और ये कौन सा है, ये मोल अंश है, कंफ्यूज ना होना। ये x एक्सिस है, ये एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, और ये मोल अंश है। अब यहाँ पर हमने दाब ले लिया, इधर मोल अंश। मतलब इसका क्या है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, मोल अंश बढ़ेगा, गैस का मोल अंश बढ़ेगा। अर्थात अगर हम जैसे जैसे धीरे धीरे दाब बढ़ाते हैं तब क्या बढ़ेगा, तब मोल अंश भी बढ़ेगा। ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती है। इस जैसे जैसे दाब बढ़ाते चले जाएंगे मोल अंश भी ग्रो करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर यहाँ से ये P/x को नीचे ले आते हैं, क्या बचेगा, KH। P/x जो है, P/x ये बताता है, ये जो इसकी ढाल है, इस रेखा की ढाल है, ये बताती है KH को, अर्थात KH क्या है हमारा, हेनरी स्थिरांक है। दाब और x, ये जो दाब और मोल प्रभाज हैं, इन्हें हम अक्षों पर लेकर और एक सीधी लाइन केवल खींच देते हैं। सीधी लाइन का मतलब क्या है कि इन दोनों में कैसा रिलेशन है, अनुक्रमानुपाती का, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच ली जाती है। ये बात हमें यहाँ पर बतानी थी केवल और केवल कि P अनुक्रमानुपाती x का मतलब क्या है, दाब बढ़ा तो मोल अंश भी बढ़ा, बस ये कॉन्सेप्ट था। अब हम इस पॉइंट को समझेंगे। ये या सबको अच्छे से पता लग गया कि दाब बढ़ाया तो मोल अंश बढ़ाया। कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। जल में NH3 गैस घोलने पर NH3 गैस जल के साथ अभिक्रिया करके NH4OH बना लेती है। हेनरी का नियम हमें याद हो गया, हम इन्हीं के नियम में अभी तक बिल्कुल लीन हो गए हैं।
अब इन्हीं के नियम से हम इधर देखते हैं क्या ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। जल में NH3 गैस घोली, NH3 क्या होती है, अमोनिया गैस, जल में घोली H2O, और क्या है, जल में गैस घुलने के बाद NH4OH बना लेती है। जल में गैस घुलने के बाद NH4OH बना लेती है। हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि जल में अगर गैस घोली तो वो घुल जाएगी। कितनी गंदी गैस है यहाँ पर ये NH3, ये बात नहीं मानती हेनरी के नियम की, और यहाँ से H2O के साथ क्या कर लेती है, ये NH4OH बना लेती है। घुलने का तो नाम छोड़ दो, ये और इसके साथ धोखा करके NH4OH बना लेती है। NH3 ये जो H2O मिलकर NH4OH बना लेते हैं, और जल के साथ क्या हो जाता है, धोखा। जल के साथ हो जाता है धोखा। बेचारा ये तो समझ रहा था कि ये गैस आएगी और हमें घुलेगी, और ये क्या करती है, इसके साथ मिलकर NH4OH बना लेती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। घुलने का नामो निशान नहीं होता है। जब घुलेगी नहीं गैस, अर्थात गैस की घुलने की क्षमता है नहीं, तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ये NH3 गैस के साथ होता है, जब हम जल में मिलाते हैं तब ये घुलने का नामो निशान नहीं लेती है। घुलने का नाम ना लेकर क्या करती है, और जल के साथ मिलकर NH4OH ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, जल में घुलती नहीं है। अब HCl के अगर केस में देखते हैं, HCl अगर हमने इसे जल में घोला, तो हमने बताया था आपको जल में अगर घोलते हैं ये किस में टूट जाता है, H++ Cl- में। ये बेचारे क्या करते हैं, ये घुलने का नाम नहीं लेते हैं। ये भी इसी के पैटर्न के हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अलग तरह से बिहेव करते हैं। ये H+Cl आयनों में टूट जाते हैं। अब टूटने से हमें क्या करना, हमें तो गैस घोलनी है। अब गैस अगर नहीं घुलेगी, गैस के घुलने की क्षमता नहीं होगी, ये तो आयनों में टूट गए। आयनों में टूटने का मतलब ये थोड़ी है कि गैस घुल जाएगी, गैस घुलेगी नहीं। ये HCl गैस जल में नहीं घुलेगी, क्योंकि ये तो आयनों में टूट जाती है। इसीलिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम लागू नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर गैस घुलती नहीं है। ये बात हो गई NH3 की, HCl की। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल में घोला, हमने क्या अनुमान लगाया, हम तो इस आशा में बैठे हैं कि ये गैस घुलेगी, और हम ऐसे करके देखेंगे। हम कभी दाब ज़्यादा लगाएंगे, फिर हमें पता लगेगा कि NH3 और घुल रही है। हमारे माइंड में तो ये चल रहा है कि NH3 गैस को हम और खूब घोलेंगे, जल में दाब ज़्यादा लगाएंगे। लेकिन ये क्या करती है, हमारे प्रयासों को विफल कर देती है, और क्या करती है, घुलने का नाम नहीं लेती है। NH4OH यौगिक बना लेती है, ये यौगिक बनाती है। और इसी प्रकार से एक HCl भाई साहब हैं, ये क्या करते हैं, ये H++ Cl- आयनों में टूट जाते हैं, घुलने का नाम ये भी नहीं लेते हैं। क्लियर। ये 2 पॉइंट बताए हमने आपको NH3 और HCl के बारे में। यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, याद रखना है। हेनरी का नियम ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, ये कुछ इनकी अलग बात है। हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। ग्राफ समझ में आ गया। P ग्रो करेगा, अगर दाब ग्रो करेगा तो मोल प्रभाज भी ग्रो करेगा, और ये KH को प्रदर्शित करती है। अब हम आपको एक और अच्छी चीज़ से मिलवाने वाले हैं दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को अंदर से बिल्कुल निकाल रहे हैं और आपको बता रहे हैं। अब हम इसके बारे में और ज़्यादा बातें जुटाएंगे, फिर हम आपको बहुत ही मज़ेदार बात से मिलवाएंगे। हेनरी का नियम P/N क्रमानुपाती X बहुत अच्छे से जानते हैं हम। P/N क्रमानुपाती X बिल्कुल हमने शुरू से लिख दिया है कि दाब बढ़ाएंगे तो मोलेंस बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम करते थे ये कांस्टेंट लगा लेते थे। हेनरी का नियम है इसीलिए KH लगा लेते थे। ये हो गया फार्मूला। अगर हम इसकी X की वैल्यू निकालें, X की केवल और केवल X की वैल्यू निकालें, तो P बटे क्या हो जाएगा, KH है कि ये किस में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। अब यहाँ से एक बात बहुत अच्छी है, यहाँ तक तो ये तो आपको पता है, लेकिन एक बात यहाँ पर छुपी हुई है जो आपको पता नहीं है, उसे हम बाहर निकालेंगे। क्या है, X का मतलब क्या है, X का मतलब क्या है, मोलेंस। मोलेंस अगर ज़्यादा है या मोलेंस ज़्यादा करना है तो हमें ज़्यादा दाब लगाना पड़ेगा। ये बात यहाँ से क्लियर है आपको। X क्या है, मोलेंस है। मोलेंस का मतलब क्या है कि गैस का अंश है। समझना अच्छे से, मज़ा आएगा। गैस का क्या है, गैस का है अंश। गैस का अंश है जल में या
जल में जैसे अगर CO2 प्लस H2O को मिलाते हैं तो H2O में ये जो CO2 का अंश है वही क्या है, मोल अंश। इसकी मात्रा है, अंश है इसका, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है या कम है तो मोल अंश ज़्यादा या कम होगा, ये बात हमने आपको बताई थी। तो जो मोल अंश है वो गैस की मात्रा है, गैस का अंश है। अगर गैस की मात्रा ज़्यादा घुली होगी, गैस की मात्रा कम घुली होगी, ये किस बात को बताती है, ये बताती है गैस के घुलने की क्षमता को। गैस के घुलने की क्षमता क्या कहलाती है, विलेयता। सब ऊपर से उतर रहा होगा आपके, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी एक एक करके सब समझ में आएगा आपको। मोल अंश, मोल अंश क्या होता है, गैस का अंश, गैस की मात्रा। गैस की मात्रा कितनी है किसमें, जल में। अब जल में गैस की मात्रा ये है मोल अंश, सीधी सी बात है, मोल अंश है। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि गैस का अंश मोल अंश है। अब गैस का अंश अर्थात गैस कितनी घुली है, गैस का अंश कितना है। अंश का मतलब क्या है, गैस कितनी घुली है, गैस की विलय होने की क्षमता कितनी है, वही तो विलेयता कहलाती है। मतलब ये जो एक्स है ये सीधे सीधे क्या है, इसे हम एक्स गैस भी लिख सकते हैं। मतलब गैस का क्या है, मोल प्रभाज या मोल अंश। यहाँ पर एक्स गैस बराबर P/KH आया, तो यहाँ पर एक्स गैस का मतलब क्या है, गैस का मोल प्रभाज। तो गैस का मोल प्रभाज मतलब गैस की मात्रा, मात्रा का मतलब कितनी घुली है, कितनी घुली का मतलब विलेयता, कितनी घुली का मतलब विलेयता। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स गैस की जगह विलेयता लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसमें और KH में अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, विलेयता अनुक्रमानुपाती 1/KH, क्योंकि ये बटे में अर्थात ये अनुक्रमानुपाती ना होकर ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। विलेयता और KH ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। यहीं से हमें एक अच्छी सी बात निकालनी है। जैसे देखो हमने W बराबर KHP में, फिर से बता रहे एक बार आपको, यहाँ पर W की जगह हमने क्या लिख लिया था, W की जगह हमने एक्स लिख लिया था, मतलब जितनी मात्रा थी उसे मोल अंश लिख लिया था। अब मोल अंश को उसी प्रकार हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर विलेयता लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं, सब एक बात है, कोई टेंशन नहीं है। अब विलेयता लिखकर हमने यहाँ पर ये रिलेशन निकाल लिया। अब एक और रिलेशन है, उसे आप समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये होता है हेनरी स्थिरांक और ताप में संबंध। अनुक्रमानुपाती होता है, अगर हमने ताप हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा, हेनरी स्थिरांक का मान अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती हैं। अब आपको एक बहुत 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 अच्छी बात बताते हैं। आपने सुना होगा मछली जल की रानी है, सुना होगा, आपको हंसी आ रही होगी। मछली जल की रानी है, वो ठंडे पानी में रहती है। ठंडे पानी में क्यों रहती है, आज हम ये बताएंगे, और बहुत मज़ा आने वाला इस टॉपिक में कि ठंडे पानी में क्यों रहती है। आप जैसे यहाँ पर ये जो ताप है ये ठंडे पानी के लिए कितना हो जाएगा, ठंडे पानी के लिए बहुत कम होगा। ताप कैसा होगा, बहुत कम, क्योंकि अगर ताप कम होगा तभी तो जल ठंडा होगा। अब मछली ठंडे पानी में रहती है, मतलब ताप उसका बहुत कम है, तो KH कैसा होगा, बताइए आप, KH कैसा होगा, क्योंकि अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा, अगर हम ताप को कम करेंगे तो KH घटेगा, इसीलिए ये भी बहुत कम हो जाएगा, KH का मान बहुत कम। अब यहाँ आते हैं, यहाँ से तो हमने ताप बहुत कम करके KH का मान बहुत कम निकाल लिया। अब अगर यहाँ पर KH का मान बहुत कम करते हैं, अब यहाँ पर हम एक बात देखेंगे कि विलेयता क्या हो जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों विलेयता और KH ये व्युत्क्रमानुपाती हैं, अर्थात अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा ये बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। KH बहुत कम होता है ठंडे पानी के लिए, क्योंकि ताप बहुत कम होता है। अब ताप बहुत कम है, KH बहुत कम है, तो विलेयता बढ़ जाएगी। और यही तो हम चाहते हैं कि मछलियों के लिए विलेयता क्या हो जाए, विलेयता बढ़ जाए, अर्थात विलेयता मतलब क्या होता है, विलय होने की क्षमता गैस के। अब O2 है, O2 जो H2O में घुल रही थी, ये क्या करेगी, घुलने की क्षमता को बढ़ा देगी, और वही मछलियों के लिए आवश्यक है, O2 गैस आवश्यक है। जितनी ज़्यादा O2 गैस घुली होगी वही मछलियों के लिए आरामदायक है। इसीलिए मछलियाँ क्या करती हैं, ठंडे पानी में रहना बहुत ही
अपने लिए कंफर्टेबल समझती हैं। मछलियों के लिए ठंडा पानी बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ठंडे पानी का ताप बहुत कम है, ताप कम है तो केएच बहुत कम है। अगर केएच कम हो गया, केएच धोखे से भी कम हो गया, विलेयता एकदम बढ़ जाएगी, अर्थात गैस बहुत ज़्यादा घुल जाएगी, पर्याप्त मात्रा में मछलियों के लिए गैस मिल जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट है इस विलेयता का और केएच का और ताप का। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? बिल्कुल क्लियर है कि मछलियाँ ठंडे पानी में क्यों रहती हैं, क्योंकि विलेयता वहाँ पर अधिक होती है, गैस की विलेयता अधिक होती है, गैस ज़्यादा घुली होती है, O2 गैस ज़्यादा घुली होती है और वही O2 गैस मछलियों के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए मछलियाँ क्या करती हैं? ठंडे पानी में रहना आवश्यक समझती हैं। अब दोस्तों हेनरी के नियम के बारे में हमने बहुत अच्छे से जान लिया। हेनरी का नियम कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ ही गए होंगे। हमारे दैनिक जीवन में इसके बहुत कार्य हैं। अब हम आपको इसके दैनिक जीवन में उपयोग बताएंगे कि हेनरी भाई साहब ने जो नियम दिया वो हमें किताबी भाषा से ना पढ़कर अपने दैनिक जीवन में अगर समझें तो बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। अब उस नियम के हम अनुप्रयोग बताने वाले हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ा आएगा आपको उनको सुनकर और पढ़ के। जिस तरह से हेनरी का नियम बहुत अच्छा है, उसी तरह से हेनरी के नियम के उपयोग भी बहुत अच्छे हैं, तो जो दैनिक जीवन में भी काम आते हैं। लेकिन आज तक आपने उन्हें देखा होगा लेकिन उनके बारे में जाना नहीं होगा कि हेनरी का नियम यहाँ पर भी लगता है। आज हम बताएंगे शीतल पेय तथा सोडा वाटर में ये पहला अनुप्रयोग है जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। शीतल पेय, शीतल पेय का मतलब क्या है? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सोडा वाटर भी इसी तरह से। अब इसमें हेनरी का नियम लागू होता है, ये आपको यहाँ पर पता लग गया। कैसे लागू होता है वो हम बताएंगे आपको। हेनरी का नियम इस तरह से लागू होता है, जैसे सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर में जल होता है, जल होता है और क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोलनी होती है। आया ना मज़ा? पुरानी बातें याद करो इस लेक्चर की। CO2 प्लस H2O हम बार बार कह रहे थे। हमने कहा इसके बारे में आपको बाद में मिलवाएंगे, बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें। तो यहीं पर ये जो आप सोडा वाटर पीते हो CO2 प्लस H2O होती है उसमें। अब इसमें हेनरी का नियम कैसे लागू होता है? CO2 को हमें H2O में घोलना है, CO2 को हमें घोलना है H2O में। अब H2O में घोलना है तो यहाँ पर जल में हम गैस को घोल रहे हैं, जल में गैस को घोल रहे हैं। हेनरी का नियम लगेगा, सीधी सी बात है, हेनरी का नियम लगेगा क्योंकि यहाँ पर गैस को जल में घोल रहे हैं। अब कैसे घोल रहे हैं ये हम आपको हेनरी के नियम से बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें हम घोलेंगे तो हमें दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा, दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा अगर हमें गैस ज़्यादा घोलनी है, क्योंकि W अनुक्रमानुपाती होता है P, W अनुक्रमानुपाती P। अब अगर हमें मात्रा ज़्यादा घोलनी तो दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर हमें दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा तभी मात्रा ज़्यादा घुलेगी। यही तो हेनरी का नियम है भाई, यहाँ पर लागू होता है। अब आप जानते हैं कि जब आप सोडा वाटर पीने जाते हैं तब वो क्या करते हैं, सोडा वाटर वाले दुकान वाले, कि तुरंत सोडा वाटर बना के आपको तुरंत देते हैं कि जिससे कि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल्दी से निकल ना पाए और आपको अच्छे से उसे पीने में पूरा मज़ा आए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी ज़्यादा घुली होती है उतना ज़्यादा हमें पीने में मज़ा आता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब निकल जाती है तब हमें सोडा वाटर को पीने में बहुत बुरा लगता है, तब हमें उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर्याप्त मात्रा में घुली है, खूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें घुली है, ज़्यादा घोलनी है, ज़्यादा दाब लगाना पड़ेगा। तभी क्या करते हैं सोडा वाटर बनाने वाले, दाब को बढ़ाते रहते हैं। उसमें एक दाब मापने वाला भी होता है, दाब मापी। अगर उससे जिस तरह का बनाना होता है उन्हें उसी प्रकार से देख लेते कितना दाब लगाना पड़ता है। अब दाब ज़्यादा करते रहते हैं, अब इससे मीटर से पता करते रहते हैं कितना हो गया, दाब बढ़ाते रहते हैं, दाब बढ़ाते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा घुलती रहती है। अब फिर हमें बना के वो दे देते हैं, हम तुरंत पी लेते हैं, मज़ा आ जाता है। और यहाँ भी हमें मज़ा आ गया हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में कि यहाँ पर अगर आप आज के बाद अगर सोडा वाटर कभी पीने जाएं तो हेनरी भाई साहब को ज़रूर याद रखें। कितने बढ़िया इंसान है जो इन्होंने बताया कि यहाँ पर सोडा वाटर में हमारा नियम यूज होता है। गोताखोरों द्वारा समुद्र में, मज़ा आ जाएगा सुन के इस बात को। गोताखोर समुद्र में जाते हैं, पता है। अब समुद्र में जाते हैं अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन गैसों का सिलेंडर लेके जाते हैं। अब मान लीजिए समुद्र में ये गए, अभी समुद्र में गए नहीं हैं, ये क्या है, समुद्री तट है। क्या है, समुद्री तट। मज़ा आ जाएगा इस बात को सुनकर, समुद्री तट है। अब क्या है, गोताखोर यहाँ पर हैं, अभी
ये अभी बिल्कुल प्रवेश करे हैं। अब गोताखोर यहाँ पर अभी यहाँ पर हैं, ये भाई साहब अभी यहाँ पर हैं। जैसे जैसे ये समुद्र के नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे दाब ज़्यादा लगता जाएगा। यहाँ पर दाब कम है, अगर जैसे जैसे ये नीचे जाते यहाँ पर अगर आ गए तो क्या होगा, दाब ज़्यादा लगने लगेगा, इन पर दाब ज़्यादा लगने लगेगा। और यही तो हमें समझना है कि अगर दाब ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, दाब ज़्यादा हो गया, अगर दाब ज़्यादा हो गया तो मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ये आपको पता है। अब हमें बताना है कि गैस की मात्रा कहाँ पर ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये गोताखोर पर दाब बहुत ज़्यादा लग रहा है, तब गैस की मात्रा ज़्यादा होगी। मतलब क्या होता है कि गैस बहुत ज़्यादा गोताखोर के शरीर में प्रवेश करेगी और रक्त में घुल जाएगी। गैस बहुत ज़्यादा घुल जाएगी क्योंकि दाब बहुत ज़्यादा लग चुका है। दाब ज़्यादा लग गया तो गैस की मात्रा ज़्यादा घुल जाएगी। अब जैसे जैसे ये ऊपर आते हैं, अगर ये समुद्र तट से बाहर निकलते हैं तब क्या होता है कि इनके शरीर से ये जो यहाँ पर दाब ज़्यादा था, अब यहाँ पर ऊपर आने की वजह से दाब पहले ज़्यादा था, दाब ज़्यादा था, मात्रा भी ज़्यादा थी, पर्याप्त मात्रा में गैस घुल गई, बहुत घुल गई गैस। अब जैसे जैसे दाब कम होगा मात्रा भी कम होगी। अब ये जो गैस गोताखोर के शरीर में प्रवेश कर चुकी है ये बाहर निकलेगी। ये क्या करेगी, बाहर निकलेगी, और इस तरह से बाहर निकलेगी बहुत बुरी तरह से। जैसे अगर आपके सिर को अगर पानी में डाल दिया जाए और पानी में डालने के बाद आप क्या करेंगे, आप किसी ना किसी तरह से ये कोशिश करेंगी कि आपका सिर पानी से बाहर निकल जाए। जिस तरह से आप अपने सिर को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उसी प्रकार गैस भी गोताखोर के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और ये जो बॉडी होती है उसमें से, उसके जो छिद्रों में से निकल कर गैस बाहर निकलती है। बहुत पीड़ा होती है, बहुत असहनीय पीड़ा होती है, और कभी कभी गोताखोर की मृत्यु भी हो जाती है इस तरह से। और ये जो डिजीज़ होती है इसे हम बोलते हैं वेंट्स रोग के नाम से जानते हैं। आज के बाद कोई पूछे कि गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तब उनके शरीर में बेंट्स नाम की बीमारी हो जाती है। बताइए क्या है बेंट्स, क्या है कि गैस ज़्यादा घुली थी, यहाँ पर तो सही चल रहा था, दाब भी ज़्यादा था, गैस भी ज़्यादा थी, सिंपल सी बात थी। जैसे जैसे ऊपर आए दाब कम हुआ, अब जो गैस घुली है वो उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। हेनरी का नियम इतना बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर गैस कम हो रही है, गैस निकलेगी उसके शरीर से, और जैसे ही गैस निकलेगी तब उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी और गैस बाहर निकलेगी और उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी। इसीलिए गोताखोर में, ये जो गोताखोर होते हैं इनमें क्या होता है, बेंट्स नामक बीमारी हो जाती है। और गोताखोर अगर इस तरह से पीड़ा सहन करें तो कोई समुद्र में प्रवेश ही ना करे। इसीलिए क्या है, इसके लिए एक उपाय है। क्या है, इनके सिलेंडर में हीलियम मिश्रित गैस भरी होती है। क्या होती है, हीलियम मिश्रित गैस भरी होती है। इनके सिलेंडर में क्या होता है, हीलियम मिश्रित गैस भरी होती है। यही इनको बेंट्स नामक बीमारी से बचाती है। हीलियम मिश्रित वायु की सहायता से गोताखोर को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। इस गैस में क्या होता है कि N2 गैस होती है 56.2%, O2 गैस होती है 32.1%, और हीलियम गैस बची हुई होती है 11.7%। ये गैस होती है हीलियम। इसी का उपयोग करके क्या होता है, गोताखोर को बेंट्स नामक बीमारी से बचाया जा सकता है। उसके अंदर ये बीमारी ना हो, इस तरह से इस गैस का उपयोग करते हैं जिसमें He गैस अर्थात हीलियम गैस मिली होती है। तो दोस्तों, ये आशा है हमारी कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो या कोई छोटा सा पॉइंट हो जो ना समझ में आया हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हेनरी के नियम के इस अच्छे से नियम के न्यूमेरिकल लगाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। इसी तरह से गैस किस में घुलेगी, गैस घुलेगी द्रव में। आज हमने गैस को द्रव में अच्छे से घोला, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेनरी के नियम के न्यूमेरिकल के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।